हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देखा कि इम्यूनिटी क्या रहती है, क्या उसके टाइप्स है, किस प्रकार से व्हाट आर द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। ये सारा कुछ जो इम्यूनिटी का काम करने का तरीका है, इसका सिस्टम है, ये सारा कुछ उस पर होता है एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन पे। जो इम्यूनिटी के काम करने का प्रोसेस है, इट्स डिपेंड ऑन द एंटीबॉडीज़। तो सारे एंटीबॉडी के वजह से ही अपने बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है और अपन रोग प्रतिकारक शक्ति अपने को मिलने के कारण अपन बीमारियों से बच पाते हैं। तो नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट इज़ एंटीबॉडीज़ और व्हाट आर इट्स स्ट्रक्चर। कि एंटीबॉडीज़ ये क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका क्या खासियत है, उसका काम कैसा चलता है, कैसा वो एंटीबॉडी जो स्पेसिफिक होता है हर एंटीजन के खिलाफ, तो वो एंटीजन को कैसे पहचानता है, ये सारा कुछ एंटीबॉडीज़ के बारे में अपन ये लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़। के एंटीबॉडीज़ दिखने में कैसा है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है और उसका क्या काम करने का मोड ऑफ एक्शन कैसा है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन, एंटीबॉडीज़ आर ग्लाइकोप्रोटीन्स विच आर हाईली स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक एंटीजन। कि एंटीबॉडीज़ जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है, मीन्स केमिकली दे आर ग्लाइकोप्रोटीन एंड दे आर हाईली स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यानी कि ठराविक होते हैं एक ठराविक एंटीजन के खिलाफ। कि कोई एक पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडी अगर बनेगी अपने बॉडी में तो वो वही पैथोजन को मारेगी, दूसरे पैथोजन को नहीं मारेगी। ठीक है, सो दे आर आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबिन। तो ये जो एंटीबॉडीज़ बने हैं अपन ने देखा टेक्निकली और केमिकली दे आर ग्लाइकोप्रोटीन और ये रिलेटेड है इम्यूनिटी से, दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। शॉर्ट में लिखते हैं IgS, इम्यूनो, आई स्टैंड फॉर इम्यूनो, G फॉर ग्लोब्युलिन्स, यस ये बहुत सारे टाइप के, इसके लिए स्मॉल यस। तो IgS यानी कि एंटीबॉडीज़ का ही शॉर्ट फॉर्म है समझो। ठीक है, तो प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। तो अपन ने देखा कि अपनी बॉडी में एंटीबॉडी कब बनते हैं, जब कभी पैथोजन आएगा। अगर पैथोजन आएगा ही नहीं तो एंटीबॉडी बनेगा ही नहीं। तो पहले इंपॉर्टेंट ये है कि एंटीबॉडी बनने के लिए कि एंटीजन आना ज़रूरी है। तो जैसे एंटीजन अपनी बॉडी में आएगा, अपनी बॉडी में इम्यूनिटी के सिस्टम के द्वारा एंटीबॉडीज़ बन जाएगी। ठीक है, सो एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स विच इन टर्न आर फॉर्म्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। ये अपन ने देखा है सेल्स के उसके अंदर कि पहले जैसे ही एंटीजन अपने बॉडी में आता है तो जो स्टेप्स चालू होते हैं उसके कि क्या इसमें देखा था अपन ने मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्स टू T लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स में। तो जैसे एंटीजन आता है बी लिम्फोसाइट्स एक्टिव होगा, बी लिम्फोसाइट एक्टिव होके फिर ये प्लाज्मा सेल को एक्टिव बनाएगा, फिर प्लाज्मा सेल क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करेगा। ठीक है, so the mature plasma cell produce antibodies at an extremely rapid rate, that is about 22,000 molecules per second। तो जब प्लाज्मा सेल एक्टिव हो जाते हैं तो प्लाज्मा सेल एक बार एक्टिव होने के बाद ये अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाना चालू कर देते हैं और वो भी इतनी स्पीड से कि 2000 मॉलिक्यूल्स बनता है पर सेकंड में। एक सेकंड के अंदर अपने बॉडी में एक प्लाज्मा सेल 2000 एंटीबॉडीज़ के मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो इतने सारा होने के कारण फिर जैसे जैसे पैथोजन अगर अपने बॉडी में बढ़ते भी रहा तो वो उसको लड़के उसके ऊपर अपने को विजय मिल जाती है, जीत मिल जाती है और अपने को डिसीज़ नहीं होता है, वी बिकम हेल्दी। तो ये देखने के लिए अपन हियर वी विल सी स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, एंटीबॉडी केमिकली कैसे दिखता है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ये थ्योरी के एग्ज़ाम के हिसाब से और नीट के हिसाब से ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आना और याद रहना ज़रूरी है कि थ्योरी एग्ज़ाम में भी इसका फिगर, ड्रॉ द फिगर ऑफ एंटीबॉडी बोल के भी कई बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा है और नीट पे भी इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर बना है तो देखो 4 पीसेस है इसके, 2 जो है वो बड़े हैं और 2 छोटे हैं। तो जो बड़े हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग चेन और हेवी चेन, और जो छोटे हैं उसको बोलते हैं लाइट चेन। तो 2 लाइट चेन है, 2 हेवी चेन है। और ये दोनों जो लॉन्ग चेन है ये जुड़े हुए हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो ये इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के कारण ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी ये जो आगे जो इसके ये जो हेड है ये है असल एंटीजन बाइंड होने का जगह। तो दैट इज, इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, कि यहाँ पर आकर पैथोजन यानी कि एंटीजन
तो ये एंटीजन आकर यहाँ चिपकेगा। अब ये कौन सी साइट होती है, क्या है, अपने को आगे के पॉइंट में है कि एंटीजन आके कैसे चिपकता है, क्या तरीका है, वो लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है। तो ये जगह है जहाँ पर पैथोजन चिपकेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज एंटीजन बाइंडिंग साइट। और ये वेरिएबल रीजन ऑफ द हेवी चेन, ये वेरिएबल रीजन मतलब हर एंटीबॉडीज़ का इतना पोर्शन जो है ये अलग रहेगा, याद रखो। बाकी का नीचे का सब एंटीबॉडी में सेम रहेगा, हर एंटीबॉडी में ये नीचे का सेम रहेगा, खाली जो चेन रहे बदल वाला रहेगा वो ये पोर्शन रहेगा, चेंज रहेगा। हर एंटीबॉडी में ये वाला पोर्शन इज स्पेसिफिक। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल रीजन ऑफ द हेवी चेन, के वेरिएबल हर उसके अंदर अलग अलग रहेगा। और एंटीजन बाइंडिंग साइट ये दो होते हैं, हर एंटीबॉडी को एंटीजन बाइंडिंग साइट दो होते हैं, याद रखना। दो जगह से वो चिपक सकता है एंटीजन को, मतलब एक एंटीबॉडी दो एंटीजन को अटैच हो सकती है। और ये वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, तो ये वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन और ये वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, तो ये दोनों भी हेवी चेन और लाइट चेन में ये इतना रीजन हर एंटीबॉडीज़ में अलग अलग होगा, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल। बाद में ये कांस्टेंट रीजन ऑफ द लाइट चेन, कि हर एंटीबॉडी में ये कांस्टेंट रहेगा। और ये भी नीचे का जो है ये कांस्टेंट रीजन ऑफ द हेवी चेन, तो हर एंटीबॉडी में ये कांस्टेंट वाला पोर्शन एक ही जैसा रहेगा। खाली ये जो वेरिएबल रीजन है कि लाइट चेन का और ये हेवी चेन का, इस तरीके से ये भी लाइट चेन का और ये हेवी चेन का, ये हर एंटीबॉडी में बदलाव रहेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो यहाँ पे अपन ने वहाँ पे स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन। सो हियर द स्ट्रक्चर, सो एंटीबॉडी इज ए वाई शेप्ड मॉलिक्यूल, कि फिगर में देखा अपन ने कि एंटीबॉडी का दिखने में जनरली स्ट्रक्चर कैसा है, कैपिटल वाई की तरह है। So capital Y shape is the structure of antibody molecule. Each immunoglobulin molecule is made up of 4 polypeptide chain. कि हर इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि एंटीबॉडी, हर एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है या मॉलिक्यूल है वो किससे बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें 2 हेवी है और 2 लाइट चेन है। सो देर आर 2 हेवी और H चेन एंड 2 लाइट और L चेन। इसको शॉर्ट में हेवी चेन को H चेन बोलते हैं, लाइट चेन को L चेन बोलते हैं। सो द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये 2 सल्फाइड के एटम के मदद से ये 2 हेवी चेन या 2 लाइट चेन जो है ये आपस में बांधे हुए रहते हैं टू फॉर्म ए वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, कि ये 2 चेनों को मिलाकर ये वाई शेप बनने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड काम में आता है। So the region holding together arms and stem of antibody is termed as hinge. तो ये जो एक एंटीबॉडी का जो सेंटर है और वाई के जो 2 स्ट्रक्चर को जोड़ने वाला जो रीजन है, स्ट्रक्चर में अपन ने देखा उस रीजन को जहाँ से ये वाई का पोर्शन शुरू होगा, ये वाला जो वाई है सेंटर में और इसके 2 जो साइड में निकल रहे हैं, ये 2 साइड में निकलने का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज हिंग। सो ईच चेन ऑफ ए एंटीबॉडी इंक्लूड 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स, कि हर एंटीबॉडी के जो चेन है उसमें 2 डिस्टिंक्ट रीजन है। कौन सा, एक वेरिएबल रीजन और एक कांस्टेंट रीजन। लाइट भी है तो अपन ने देखा उसमें सामने का पोर्शन जो है वेरिएबल है, इधर का पीछे का कांस्टेंट है। वैसे हेवी चेन में भी वेरिएबल वाला भी पार्ट है और कांस्टेंट वाला भी पार्ट है। सो ईच चेन ऑफ एन एंटीबॉडी इंक्लूड 2 डिस्टिंक्ट रीजन, द वेरिएबल रीजन एंड द कांस्टेंट रीजन। सो वेरिएबल रीजन कंस्टिट्यूट द एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो ये जो वेरिएबल रीजन है ये हर एंटीजन को अटैच होने का है और हर एंटीजन में हर एंटीबॉडी में ये अलग रहेगा। समझ में आ रहा है? वेरिएबल रीजन उसका नाम खुद बताता है कि ये वेरिएबल यानी कि डिफरेंट रहेगा। तो हर एंटीबॉडी में ये वेरिएबल रीजन वाला पार्ट अलग रहेगा हर एक टाइप में। हर टाइप के समझो 100 टाइप के अगर एंटीबॉडीज़ है तो हर टाइप में ये वेरिएबल रीजन अलग रहेगा। और ये वेरिएबल रीजन जो है यही है जहाँ पर एंटीजन बाइंड होता है, चिटकेगा, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज पैराटोप। तो वेरिएबल रीजन का दूसरा नाम क्या है, पैराटोप। सो दिस पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू द स्पेसिफिक एंटीजन टू फॉर्म एन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो पैराटोप नाम का जो वेरिएबल पार्ट बना है, वेरिएबल रीजन जो था जिसको अपन ने पैराटोप बोला है, ये अपना जो स्पेसिफिक एंटीजन है, मतलब जो एंटीबॉडी बना है जो एंटीजन के खिलाफ, वो एंटीजन को पहचानेगा और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जैसे हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, वैसे ही ये एंटीजन और एंटीबॉडी का
कॉम्बिनेशन होता है कि हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, तो वही उसको चिटक पाती है। तो जैसे हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होगी, तो वैसे ही यहाँ पर हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगा। और जब ये एंटीजन एंटीबॉडी अटैच हो जाएंगे, सो दे विल फॉर्म द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। So since most antibodies carry two antigen binding site, they are said to be bivalent. तो फिगर में अपन ने देखा कि ज़्यादा करके जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उसको दो जगह होती है चिटकने की। एंटीबॉडीज़ को, हर एंटीबॉडीज़ को दो साइट होंगे, दो पैराटोप्स होंगे जहाँ पर एंटीजन चिटक सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। सो दैट्स वाई उनको टू साइड होते हैं अटैचमेंट के लिए, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज बाईवैलेंट। ठीक है, नेक्स्ट है उसका अभी, तो नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, कि एंटीजन और एंटीबॉडी का एक कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, दोनों एक दूसरे को कैसे अटैच होते हैं, ये वाला। सो स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन इज कॉल्ड सीरोलॉजी। तो जो ब्रांच ऑफ साइंस में अपन एंटीजन और एंटीबॉडी की स्टडी करते हैं उसका नाम है सीरोलॉजी। ठीक है, सो ईच एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर एंटीजन। पहले ही देखा है अपन कि हर एंटीबॉडी हर एक एंटीजन के खिलाफ स्पेसिफिक होती है, कि हर स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी अपने बॉडी में बनती है। सो कंबाइनिंग साइट ऑफ एंटीजन कॉल्ड एंटीजन डिटर्मिनेशन, दैट इज इपिटोप्स रिएक्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में अपन ने देखा था कि जहाँ पे एंटीबॉडी एंटीजन को चिटकती है तो उसको पैराटोप बोले थे, ये वाला, उसको पैराटोप बोले अपन। उसी तरीके से एंटीजन जहाँ पर एंटीबॉडी को चिटक सकता है उस पॉइंट को बोलेंगे इपिटोप्स। समझे, एंटीजन के ऊपर जो पॉइंट है वो इपिटोप्स है और एंटीबॉडी के ऊपर जो पॉइंट है वो पैराटोप्स। सो रिएक्ट with the corresponding antigen binding site of antibody called paratopes। तो एंटीजन के ऊपर जो पॉइंट है उसको बोले हैं अपन इपिटोप्स, और ये रिएक्ट करेगा जो एंटीबॉडी के ऊपर पॉइंट है जिसको अपन पैराटोप्स बोलते हैं। तो इस तरीके से इपिटोप्स एंड पैराटोप्स ये दोनों कंबाइंड होंगे। ठीक है, जैसे कि ये समझो, ये पेन का ये पॉइंट, ठीक है, ये पेन का ये जो पॉइंट है, ये समझो ये एंटीजन है, समझो ये एंटीजन है। तो एंटीजन का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलेंगे इपिटोप। अब उसके ऊपर ये एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी इसको जाके ऐसे चिटकेगा, तो ये हो गया ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी। ये एंटीजन का ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट को बोलेंगे इपिटोप, और ये एंटीबॉडी का ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे पैराटोप। तो इपिटोप, ठीक है, ये इपिटोप और ये पैराटोप, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये एंटीजन एंटीजन, ठीक है, ये एंटीजन ये एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बन जाता है। तो पैराटोप लोकेटेड ऑन द बाइंडिंग साइट, पैराटोप्स आर लोकेटेड ऑन द वेरिएबल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी। तो अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में देखा है कि ये जो पैराटोप्स है एंटीबॉडी के ऊपर, ये कहाँ पर होते हैं, वेरिएबल रीजन पे। इसके लिए ही तो हर एंटीजन के खिलाफ एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, समझे, क्योंकि हर एंटीबॉडी के ऊपर अटैचमेंट अलग टाइप का होता है, तो वो अलग टाइप के एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो स्मॉल वेरिएशंस इन द वेरिएबल रीजन मेक्स ईच एंटीबॉडी हाईली स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर एंटीजन। तो थोड़ा सा भी अगर एंटीबॉडी के ऊपर जो वेरिएबल रीजन में फ़र्क हो गया तो वो दूसरे एंटीजन के लिए बन जाती है। हाँ, दैट्स वाई एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर एंटीजन। समझ में आया, क्योंकि वेरिएबल रीजन जो एंटीबॉडी के ऊपर है वो हर एंटीजन के लिए अलग होता है। जैसा हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, दूसरी चाबी से वो ताला नहीं खुल पाता है, वैसे ही हर एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन को ही कंबाइन करेगी, दूसरे को कंबाइन नहीं करती। थोड़ा सा भी अगर चाबी में चेंज हो गया तो वो चाबी वो ताले को नहीं खोल पाती। तो वैसे ही अगर एंटीबॉडी में थोड़ा सा भी वेरिएबल रीजन में चेंज हो गया तो फिर वो एंटीजन को नहीं अटैच होगी, दूसरे को एंटीजन को अटैच होगी। सो द वेरिएबल रीजन एनेबल्स द एंटीबॉडी टू रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक एंटीजन। कि वेरिएबल रीजन क्या करते हैं कि एंटीबॉडी को उसका ठराविक जो एंटीजन है उसको
रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानने में मदद करता है, एंड बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन इन ए लॉक एंड की मैनर फॉर्मिंग एन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। समझ में कि एंटीबॉडी के ऊपर जो वेरिएबल रीजन है वो हर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक रहेगा, और वो एक ठराविक एंटीजन के लिए जो बना है वो एंटीजन जब उसके पास आएगा तो वो उसको चिपक जाएगा, और इसी तरीके से बन जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जिस तरीके से एक लॉक एंड की दोनों एक जैसे समान की, और वही ताले की चाबी वही ताले में अगर जाती है तो वो ताला चाबी की जोड़ हो जाती है, तो वैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के लॉक एंड की कॉम्प्लेक्स के हिसाब से बने। तो ये देखिए, ये जो वायरस के जैसे एंटीजन दिख रहा है ये एंटीजन है। ये एंटीजन के ऊपर ये जो पॉइंट्स है जहाँ पर एंटीबॉडी अटैच हो सकती है, तो दीज पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट ऑन एंटीजन, एंटीजन के ऊपर जो पॉइंट रहेंगे जहाँ पर एंटीबॉडी अटैच हो सकती है, इसको बोलते हैं इपीटोप्स। ये इपीटोप्स, ये पॉइंट इपीटोप्स, ये इपीटोप्स को जाकर ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी को ये दो चेंज है वेरिएबल रीजन, तो ये दो जगह है जहाँ पर एंटीजन अटैच हो सकता है, तो ये जाकर इसको चिटकेगा, तो ये इसका क्या हो गया, ये वाला इपीटोप्स, एंटीजन के ऊपर जो है वो इपीटोप्स। अब जो एंटीबॉडी के ऊपर जो है जहाँ पर जाकर वो उसके इपीटोप को चिटक रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, पैराटोप्स। तो एंटीबॉडी के ऊपर का ये पैराटोप्स, ये पैराटोप्स, ये भी पैराटोप, हर एंटीबॉडी को दो पैराटोप्स रहेंगे, और एंटीजन को कई सारे हो सकते हैं। देखो ये भी इपीटोप, ये भी इपीटोप, ये भी इपीटोप, ऐसे कई सारे इपीटोप हो सकते हैं। तो ये जब इपीटोप को ये पैराटोप चिटक जाएगा, ये जैसे दोनों चिटक गए, देखो ये इपीटोप और ये पैराटोप एंटीबॉडी का, ये इपीटोप एंटीजन का और ये पैराटोप एंटीबॉडी का, ये जब चिटक जाएंगे तो दे विल फॉर्म द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जो कि हर एक के लिए स्पेसिफिक होगी, जैसे लॉक एंड की मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर में आपको क्लियर दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एंटीजन है, ये उसका इपीटोप था, ये स्ट्रक्चर उसको अटैच हो रहा है, यहाँ पे चिटक रहा है, तो ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी का ये पैराटोप, और ये एंटीजन का ये इपीटोप, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको अपन क्या, ये एक एंटीजन, ये इसका देखो, इसका कैसा है, ये एपीटोप ऐसे पॉइंटेड है, तो ये इसमें अटक रहा है। ये दूसरा एंटीजन है, ये दूसरे एंटीजन का इपीटोप कैसा है, रेक्टेंगल शेप है, तो ये इसमें चिटकेगा। ये वाला एंटीजन इसको अटैच नहीं होगा और ये वाला एंटीजन इसको अटैच नहीं होगा। इस तरीके से ये एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है, तो हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी इसको अटैच नहीं होगी और ये एंटीबॉडी इसको अटैच नहीं होगी। क्लियर होगा? तो दिस इज़ द लॉक एंड की मैकेनिज्म। अभी एंटीजन एंटीबॉडी समझ में आने के बाद अभी एक टॉपिक है आपका ब्लड ग्रुप। तो ये ब्लड ग्रुप का जो है ये एंटीजन ऑन ब्लड ग्रुप, सर्कुलेशन चैप्टर में अपन ने देखा है कि ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने हैं, 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी एंड ओ। तो ये जो चारों टाइप के ब्लड ग्रुप बने हैं किसके बेस पे बने हैं, ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, कि आरबीसी के ऊपर एंटीजन कौन सा है। अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप रहेगा ए, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप रहेगा बी, अगर दोनों एंटीजन है तो रहेगा ए बी, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ, है ना याद। तो इस तरीके से 4 ब्लड ग्रुप होते हैं 2 एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर। तो यही अपने को ब्लड ग्रुप का इसके अंदर फिर से एंटीजन के एग्जांपल देकर दिया हुआ है। तो एक बार फिर से अपन ब्लड ग्रुप की स्टडी कर लेंगे। सो द एंटीजन ऑन ब्लड सेल्स, सो देर आर सेवरल नोन एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। कि एंटीजन कहाँ पे होते हैं, आरबीसीज के ऊपर। ये दूसरे जैसे ए और बी तो ब्लड ग्रुप के लिए है, दूसरे भी एंटीजन और कई सारे होते हैं, लेकिन अपने को ब्लड ग्रुप के लिए अपन ए और बी एंटीजन कंसीडर करते हैं। सो दीज एंटीजन्स गिव्स राइज टू डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। तो ये एंटीजन के हिसाब से ब्लड ग्रुप अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन अपन ए बी कंसीडर करके ह्यूमन ब्लड को 4 कैटेगरी में बांटते हैं। सो देर आर मेनी जनरल there are many genetically determined blood group system like ABO, RH, Duffy, Kitty, Lewis, P, MNS, बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक्सेट्रा। ये कई सारे टाइप्स है ब्लड ग्रुप बनाने के, ब्लड ग्रुप के टाइप्स बनाने के लिए। लेकिन अब जनरली एक्सेप्टेबल जो मेथड है ब्लड ग्रुप का कंसिडर करने के लिए कि कौन से टाइप के ब्लड ग्रुप है, तो वो होता है ABO ब्लड ग्रुप। तो ABO ब्लड ग्रुप ये जो होता है ये सिर्फ 2 एंटीजन, ए एंटीजन और बी एंटीजन के बेस के ऊपर ये होता है, इसके लिए ABO एंटीजन नाम है। इसी प्रकार से अलग
तो ABO मेथड के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स अपने को A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप बनते हैं। वैसे दूसरे भी अलग अलग ये टाइप से ब्लड ग्रुप डालने के, तो अपन इसको ABO ब्लड ग्रुप अच्छे से एक बार स्टडी करेंगे। तो ABO ब्लड ग्रुप्स, सो AB एंड O ब्लड ग्रुप्स वेर डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टर्न in 1900. So later on the blood group AB was discovered by Landstern students, that is De Castello and Sturley in 1902। तो ये याद रखो, नीट में पॉइंट हो सकता है कि पहले शुरू अपने को 3 ही ब्लड ग्रुप पता हुए A, B और O, बाद में चल के इन 1902 मतलब 2 साल के बाद चौथा ब्लड ग्रुप दैट इज AB वाला भी ब्लड ग्रुप पता लगा। तो इस तरीके से टोटल ब्लड ग्रुप 4 टाइप हो गए, A टाइप, B टाइप, AB टाइप एंड O टाइप। तो लैंडस्टर्नर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप। तो पहले जो 1900 में जो लैंडस्टर्नर ने जो ब्लड ग्रुप AB एंटीजन के बेस पे ढूंढ के निकाला था, उसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ही फाउंड 2 एंटीजन और agglutinogens on the surface of human red blood cells and named them as A and antigen B। तो उसने RBC के सेल, अपने जो RBC के सेल्स है रेड ब्लड सेल्स, उसके सरफेस पे 2 टाइप के एंटीजन उसने ढूंढ के निकाला। एक था A टाइप एंटीजन और दूसरा था B टाइप एंटीजन। तो उसने दोनों को नाम दिया एंटीजन A, एंटीजन B। ही ऑल्सो नोटिस द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज और agglutinin in the serum called A and B। तो साथ ही साथ उसको याद रखो एंटीजन कहाँ पे है, RBC के ऊपर, और उसका करस्पॉन्डिंग मतलब उसके अपोजिट वाला जो एंटीबॉडी है ये रहा प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा क्या होता है, द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। तो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन है और उसका जो अपोजिट वाला एंटीबॉडी है वो प्लाज्मा के अंदर रहेगा, और ये प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी है उसको नाम दिया उसने A और B, लेकिन स्मॉल्स। सो एंटीजेंस आर इंडिकेटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड एंटीबॉडीज आर इंडिकेटेड बाय स्मॉल लेटर्स। वही उसके अपोजिट वाला, जैसा कैपिटल A के अपोजिट कैपिटल A जो एंटीजन है उसके अपोजिट में स्मॉल a एंटीबॉडी रहेगा, कैपिटल B जो एंटीजन है उसके अपोज में स्मॉल b एंटीबॉडी रहेगी। तो ये है टेबल एंटीजन AB के बेस पे जो ब्लड ग्रुप बना है उसका। सो हियर एंटीजन के बेस पे ब्लड ग्रुप है A, B, AB एंड O। इसमें जीनोटाइप देखेंगे अपन, कैपिटल A आता है या कैपिटल A और कैपिटल O, क्योंकि ये अपना जेनेटिक्स में पहला चैप्टर हुआ है तो इसमें ये लगता है कि ये जो दोनों हैं ये दोनों डोमिनेंट है, और A एक भी रहा तो O जो है नहीं भी रहा तो भी हो जाता, मतलब ये कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर O है ना। A जो है ये O के ऊपर कम्प्लीटली डोमिनेंट है, इसके लिए O एक रहा और A एक रहा तो भी ब्लड ग्रुप A बन जाएगा। उसी तरीके से B के अंदर जीनोटाइप रहेगा कैपिटल B तो B हो जाएगा, या फिर एक B और एक O रहा तो भी B इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर O, दैट्स वाई इट इज़ B ब्लड ग्रुप। सिमिलरली AB अगर दोनों के अंदर एक एलील A और एक एलील B रहा तो फिर ये जीन्स होने के कारण, ये जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन होने के कारण वो इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप रहेगा A और B, यानी कि AB ब्लड ग्रुप। एंटीजन उसके RBC के ऊपर A भी रहेगा और B भी रहेगा। तो जो ब्लड ग्रुप का नाम पड़ रहा है AB, ये किसके बेस पे पड़ा है, एंटीजन के बेस पे। तो एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप A, एंटीजन B है तो ब्लड ग्रुप B, एंटीजन दोनों भी है तो ब्लड ग्रुप AB, और अगर कोई एंटीजन नहीं है, नील है, कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप का नाम 0, O ब्लड ग्रुप। अभी कोई भी एंटीजन नहीं है इसके ऊपर, एंटीजन्स आर एब्सेंट, तो दैट्स व्हाई इट इज़ O। अभी एंटीबॉडी इन सीरम कि इसके अंदर ये इंडिविजुअल जिसके अंदर एंटीजन A है तो उसका ब्लड ग्रुप A है, तो उसके ब्लड में एंटीबॉडी कौन सा है, तो इसके अंदर याद रखना अगर ब्लड ग्रुप के अंदर A एंटीजन है तो स्मॉल a एंटीबॉडी नहीं रहेगी इसमें, क्योंकि उसमें फिर आपस में रिएक्शन हो जाता है। तो अगर ब्लड ग्रुप A है तो उसके एंटीबॉडी जो है वो जो सीरम में रहेगी वो है B। तो अगर एंटीजन B है तो फिर एंटीबॉडी A, और इसके अंदर AB वाले के अंदर दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी नहीं रहेगी कोई भी, और इसके अंदर O के अंदर कोई एंटीजन नहीं है तो फिर इसमें बोथ एंटीबॉडी A एंड एंटीबॉडी B आर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट अभी कैन डोनेट ब्लड टू, कि ये ब्लड A इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप A ये किसको किसको ब्लड दे सकता है, तो ये A को दे सकता है,
और ए बी को भी दे सकता है। उसके साथ बी वाला बी को भी देगा और ए बी को भी देगा। ए बी वाला सिर्फ ए बी वाले को ही देगा और ओ वाला चारों को दे सकता है। क्यों? कि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, रिएक्शन आ नहीं सकता, इसलिए ये ब्लड आप तीनों को भी दे सकते हैं, ओ को भी दे सकते हैं, तो चारों को भी चलेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है। अब ये कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, कि ये इंडिविजुअल किस किस से ब्लड ले सकते हैं, तो ए ले सकता है ब्लड ए और ओ के पास से, ए बी के पास से नहीं लेगा। क्यों? कि ए बी के पास के अगर लेगा तो उसके अंदर क्या है, बी वाला एंटीजन है और इसके अंदर पहले से बी वाले एंटीबॉडी है, तो फिर ये इसमें रिएक्शन हो सकता है। इसके लिए ए वाला जो ग्रुप है वो दे सकता है ए बी को, लेकिन ले नहीं सकेगा, ये लेगा सिर्फ ए के पास से या फिर जीरो ओ के पास से। उसी तरीके से बी वाला ब्लड ले सकेगा बी के पास से या फिर ओ के पास से। ए बी वाला ब्लड जो है इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप ए बी कैन टेक द ब्लड फ्रॉम ए बी एंड ओ, चारों के पास से ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है। ए बी वाले इंडिविजुअल के ब्लड के अंदर एंटीबॉडी नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी एंटीजन वाला ब्लड डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं आता। इसके लिए ए बी वाला इंडिविजुअल कैन टेक द ब्लड फ्रॉम ऑल द 4 टाइप्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इसलिए उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोले। और ब्लड ग्रुप ओ वाला इंडिविजुअल सिर्फ ओ वाले के ही पास से ले सकता है। समझ में आए? सो दिस इज द 4 बेसिक टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसीज, के आरबीसीज के ऊपर कौन सा एंटीजन है उसके ऊपर से ब्लड ग्रुप के टाइप पड़ते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन में है, देखो। सो इन एबीओ सिस्टम द ब्लड ग्रुप आर डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस और absence ऑफ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, कि एंटीजन ए है या एंटीजन बी है आरबीसी के ऊपर, इसके ऊपर ही अपन ब्लड ग्रुप पहचानते हैं। सो द ब्लड ग्रुप ऑफ पर्सन इज क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स ए बी एंड ओ। इन्हीं के बेस पे ब्लड ग्रुप 4 टाइप के हो गए। अब ब्लड ग्रुप ए वाला, इंडिविजुअल्स विद ब्लड ग्रुप ए हैव द एंटीजन ए ऑन द सर्फेस ऑफ देयर रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए रहेगा, इसीलिए तो उसका नाम ब्लड ग्रुप ए दिया है। एंड एंटीबॉडी कौन सा रहेगा? स्मॉल बी इन देयर प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी रहेगी जो कि स्मॉल बी वाला रहेगा ए ब्लड ग्रुप में। अब ब्लड ग्रुप बी के अंदर क्या रहेगा? इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप बी हैव द एंटीजन बी, एंटीजन बी रहेगा किसके ऊपर? आरबीसी के ऊपर, ऑन द सर्फेस ऑफ देयर आरबीसी। और एंटीबॉडी कौन सी रहेगी? स्मॉल ए इन देयर प्लाज्मा। अभी ब्लड ग्रुप ए बी वाला, इंडिविजुअल्स विद ब्लड ग्रुप ए बी हैव बोथ एंटीजन। ए बी नाम दिया है तो नाम एंटीजन के बेस पे, तो ए बी ब्लड ग्रुप दिया तो मतलब एंटीजन दोनों भी है, ए भी है बी भी है। सो ऑन देयर सर्फेस ऑफ द आरबीसी, अब दोनों भी एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी भी नहीं रहेगी। एंड नो एंटीबॉडीज इन देयर प्लाज्मा। और लास्ट में ब्लड ग्रुप ओ के लिए, कि इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप ओ लैक बोथ एंटीजन, किसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, बोथ एंटीजन ए एंड बी ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। एंड शो प्रेजेंस ऑफ बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज इन देयर प्लाज्मा। तो जब कोई एंटीबॉडी, कोई एंटीजन इसके अंदर है ही नहीं, तो दोनों टाइप के एंटीबॉडी इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए एंड बी के ऊपर, ए एंड बी एंटीजन के प्रेजेंस के ऊपर ब्लड ग्रुप। अभी दूसरा अपन देखते हैं आरएच फैक्टर। ये आरएच फैक्टर भी क्या है? एक एंटीजन है। ठीक है, तो ये आरएच फैक्टर भी आरबीसी के ऊपर रहेगा। तो जिस आरबीसी के ऊपर आरएच फैक्टर रहेगा, जिस इंडिविजुअल के ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर आरएच फैक्टर रहेगा, उसको बोलेंगे आरएच पॉजिटिव। और जिसके अंदर आरएच नहीं रहेगा उसको बोलेंगे आरएच निगेटिव। तो ये जो एंटीजन है आरएच, ये रीजस मंकी के अंदर रहता है। दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन आरएच। तो रीजस मंकी के सारे इंडिविजुअल्स के अंदर, रीजस मंकी के ब्लड में ये आरएच फैक्टर मिलता है, इसीलिए नाम उसको आरएच दिया है। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर ये सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं मिलता है, ये कुछ लोगों के अंदर मिलता है, कुछ लोगों के अंदर नहीं मिलता है। तो जिसके ब्लड के आरबीसी के ऊपर आरएच रहेगा उसको बोलेंगे आरएच पॉजिटिव, और जिस इंडिविजुअल के ब्लड के ऊपर आरएच नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे आरएच निगेटिव। ठीक है, सो आरएच इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ये आरएच एक एंटीजन है जो कि आरबीसी के ऊपर रहता है। तो आरएच निगेटिव फैक्टर इज एन एंटीजन, और आरएच फैक्टर इज एन एंटीजेनिक प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन बींग्स। तो ये जो आरएच है, ये आरएच
एक एंटीजन ही है जो कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर रहता है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लैंसटर्नर एंड वीनर इन 1940 में आर एच फैक्टर पता। सो लैंसटर्नर एंड वीनर ने 1940 में आर एच फैक्टर का शोध लगाया, डिस्कवरी की। सो ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ रीजस मंकी, तो रीजस मंकी के ब्लड के अंदर मिला है उनको इन 1990। सो इट इज़ कॉल्ड एज आर एच फैक्टर, ऑल्सो कॉल्ड एज डी एंटीजन। जैसा ए एंटीजन बी एंटीजन नाम रखा है तो उसको डी एंटीजन बोला है, और दूसरा ही नाम इसका आर एच फैक्टर भी रखा है। सो द पर्सन हैविंग आर एच फैक्टर दैट इज डी एंटीजन आर कॉल्ड एज आर एच पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव। एंड दोज लैकिंग डी, मतलब जिसके अंदर आर एच नहीं है जिसके आर बी सी के ऊपर, दे आर कॉल्ड एज आर एच निगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड ग्रुप है वो बेसिक 4 टाइप है, ए बी एंड ओ। अब ए के अंदर अगर ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल के अंदर साथ में अगर आर एच भी रह गया तो वो हो जाएगा ए पॉजिटिव, और ए वाले इंडिविजुअल के अंदर आर एच नहीं है तो वो हो जाएगा ए निगेटिव। उसी तरीके से जो इंडिविजुअल के अंदर बी एंटीजन है साथ में आर एच भी आ गया तो वो होगा आर एच पॉजिटिव, लेकिन बी एंटीजन है लेकिन आर एच नहीं है तो वो इंडिविजुअल का ब्लड होगा बी निगेटिव। और कोई इंडिविजुअल के अंदर ए भी है, बी भी है और आर एच भी है तो फिर वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। और ए बी है लेकिन उसके अंदर आर एच नहीं है तो वो हो जाएगा ए बी निगेटिव। ओ के अंदर भी वैसे ही कि ओ है मतलब उसके अंदर ए और बी दोनों एंटीजन नहीं है लेकिन आर एच है तो वो हो जाएगा ओ पॉजिटिव। और ए बी एंटीजन नहीं है साथ में आर एच भी नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है तो फिर ये इंडिविजुअल का ब्लड हो जाएगा ओ निगेटिव। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स है ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो ये आर एच और डी एंटीजन जो है ये ब्लड के अंदर अगर गलती से आर एच निगेटिव वाले को आर एच पॉजिटिव दे दिए तो रिएक्शन आ जाता है। तो इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूशन यानी कि ब्लड चढ़ाने में ये निगेटिव पॉजिटिव का भी अपने को ख्याल रखना पड़ता है। ए ब्लड ग्रुप वाले को तो ए ही देंगे, बी नहीं देंगे, साथ में ए पॉजिटिव वाले को ए पॉजिटिव ही देना पड़ेगा, ए निगेटिव नहीं दे सकते। तो वैसा है। तो आर एच डी एंटीजन इंड्यूस ए स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू आर एच निगेटिव इंडिविजुअल, कि अगर आर एच पॉजिटिव ब्लड आर एच निगेटिव वाले इंडिविजुअल को दे दिया तो फिर वो इंडिविजुअल के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स आ जाएगा, रिएक्शन आता है, पेशेंट की बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है। सो आर एच ब्लड ग्रुप इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ब्लड ट्रांसफ्यूशन एंड इज इन्वॉल्व द हीमोलाइटिक डिसीजेस ऑफ न्यूबॉर्न दैट इज HDN यानी कि ह्यूमिनो, H फॉर ह्यूमोलाइटिक यानी कि ब्लड रिलेटेड, डिसीज D के लिए, और N न्यूबॉर्न विच इज़ कॉल्ड एज, ये HDN का टेक्निकल नेम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, दैट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स ऑफ द फीटस। कि इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चा माँ के पेट में बन रहा है उसके RBCs नष्ट हो जाते हैं, दैट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। इट अकर्स व्हेन एन RH निगेटिव मदर कंसीव RH पॉजिटिव फीटस। तो ये कब होता है कि अगर माँ RH निगेटिव है, कि मदर का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है और उसको जो बच्चा होने वाला है उसका ब्लड ग्रुप अगर RH पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर दोनों के ब्लड ग्रुप में माँ के ब्लड से और बच्चे के ब्लड में रिएक्शन होकर बच्चे के जो ब्लड के RBCs है वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे के ब्लड के अंदर क्या है, RH पॉजिटिव है और माँ RH निगेटिव है। तो RH निगेटिव है तो उसके अंदर क्या रहेगा, RH का एंटीबॉडी, और बच्चे के ब्लड के अंदर RH पॉजिटिव है तो RH का एंटीजन बच्चे के अंदर और उसका एंटीबॉडी माँ के अंदर, तो दोनों के ब्लड में अगर वो मिल गए तो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। सो द RH पॉजिटिव RBC from the fetus may enter the mother circulatory system during childbirth, causing her to produce anti-RH antibodies। कि ये 2 प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम है। कि पहली प्रेगनेंसी में क्या होगा कि मदर तो निगेटिव है, ठीक है, उसको फर्स्ट बेबी जो हो रही है वो बेबी का अगर ब्लड RH पॉजिटिव रहा तो बच्चे के बॉडी के ब्लड सेल्स डिलीवरी के टाइम पे लागन होके मदर की बॉडी में इंटर हो जाएंगे
और ये मदर के बॉडी में इंटर होकर, क्योंकि बच्चे के बॉडी में RH पॉजिटिव है, मतलब RH एंटीजन है, तो ये एंटीजन जब माँ के ब्लड में जाएगा तो माँ के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ बनेंगे। किसके लिए? एंटी RH बॉडीज़, दैट इज़ एंटीबॉडी फॉर RH। एज ए रिजल्ट सब्सिक्वेंट RH पॉजिटिव फीटस विल बी एक्सपोज टू द anti-RH antibodies produced by mother which results in HDN। तो अगर एक बार पहली प्रेगनेंसी में बच्चा RH पॉजिटिव था और उसका ब्लड माँ के ब्लड में गया और इसके कारण माँ के ब्लड में RH एंटीजन बनेगा, लेकिन ये ब्लड कब जाएगा बच्चे का ब्लड माँ के अंदर? डिलीवरी के टाइम पे। तो पहला बच्चा तो बेबी डिलीवर हो जाएगा, पहले बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, याद रखो, पहले बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, खाली डिलीवरी के टाइम पे बच्चे का ब्लड माँ के ब्लड में चला जाएगा, जिसके कारण माँ के ब्लड के अंदर RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी। लेकिन अगर जब दूसरी बेबी होगी और दूसरी बेबी भी अगर RH पॉजिटिव वाली हो गई तो माँ के ब्लड के अंदर अब क्या है? RH के लिए एंटीबॉडीज़ बना हुआ, और ये एंटीबॉडी माँ के ब्लड में से प्लासेंटा क्रॉस करके बेबी के ब्लड में पहुँच जाते हैं, और बेबी का ब्लड RH पॉजिटिव रह गया अगर सेकेंड बेबी, तो फिर वो सेकेंड बेबी में प्रॉब्लम आ सकता है। सेकेंड बेबी के RBCs डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ड्यू टू द एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट इन द मदर सेल, और इस कंडीशन को बोलते हैं HDN, हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट HDN, तो अगर HDN नहीं होना है तो फिर क्या करना है? तो RH निगेटिव मदर इज इंजेक्टेड विद द anti-RH एंटीबॉडीज ड्यूरिंग ऑल प्रेगनेंसी कैरिंग RH पॉजिटिव फीटस। तो अगर ये HDN नहीं होना है बोले तो RH निगेटिव अगर मदर है, कि अगर डिलीवरी से पहले मदर का ब्लड चेक कर लिया गया और अगर वो RH निगेटिव यानी कि O निगेटिव, A निगेटिव, B निगेटिव या AB निगेटिव ऐसा कुछ ब्लड ग्रुप है उसका निगेटिव है, तो फिर उसको क्या करते हैं? एक इंजेक्शन देते हैं, किसका? anti-RH एंटीबॉडी का, ड्यूरिंग ऑल प्रेगनेंसी, मतलब कोई भी प्रेगनेंसी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हर प्रेगनेंसी में पहले से ही दे देते हैं। तो उसके कारण क्या होगा? इसके अंदर anti-RH एंटीबॉडी पहले से रहेंगे, तो अगर बच्चे का एंटीजन आया भी तो वो वहाँ का वहीं लड़के वो एंटीजन को ख़त्म कर देगा, आगे रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, कैरिंग RH पॉजिटिव फीटस। तो अगर वो मदर में RH पॉजिटिव फीटर रहा तो उसको पहले से अपन ये एंटीजन देते हैं, तो आके बच्चे को प्रेगनेंसी के टाइम पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सेकेंड प्रेगनेंसी, समझे कि बच्चे को अगर माँ के अंदर RH फैक्टर आने से एंटीबॉडी बन जाएगी तो फिर वो बच्चे को प्रॉब्लम कर सकती है नेक्स्ट टाइम पे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? उसके प्रेगनेंसी के टाइम पे पहले से ही उसको anti-RH एंटीबॉडी देते रहते हैं। इंजेक्शन किसको देंगे? माँ को। बच्चा तो अभी पेट के अंदर है तो माँ को ही देंगे, जिसके कारण उसमें क्या होगा? एंटीबॉडी नहीं बनेंगे और वो बच्चे को जाकर एंटीबॉडी उसके बॉडी में नहीं जाएंगे और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक मेडिकल कंडीशन है प्रेगनेंसी के टाइम की। सो अभी तक अपन ने इम्यूनिटी देखा, एंटीबॉडीज़ देखे, एंटीजन के ब्लड ग्रुप देखे। ठीक है, तो अब अपना मेन चैप्टर का पार्ट शुरू होता है डिसीजेस, कि भाई अब ये डिसीजेस कैसे होते हैं, कब होते हैं और व्हाट आर द टाइप्स। तो इसको देखने के लिए पहले अपन ब्लड जो डिसीज़ है वो डिसीज़ कितने टाइप के होते हैं पहले उनके बेसिक टाइप्स पता करेंगे। उसके बाद जो आपको डिसीज़ दिए आपके सिलेबस में है वो एक एक डिसीज़ लेकर उसका डिटेल स्टडी करेंगे। पहले उनके डिसीज़ के टाइप्स देखेंगे कि कौन से टाइप के डिसीज़ होते हैं, कितने कैटेगरी के डिसीज़ होते हैं। सो द कॉमन ह्यूमन डिसीजेस। सो डिसीज़ इज़ डिफाइंड एज कंडीशन ऑफ डिस्टर्ब्ड और deranged functioning of one or more organs or organ system of the body caused due to infection, defective diet और heredity। तो डिसीज़ को अपन ने कैसे डिफाइन किया है कि इज़ डिफाइंड एज ए कंडीशन ऑफ डिस्टर्ब, कि डिस्टर्ब हो गया है, क्या डिस्टर्ब हुआ है, और डीरेंज यानी कि बराबर, डीरेंज्ड फंक्शनिंग मतलब काम बराबर नहीं करना, या तो डिस्टर्ब हो जाना एक आधा ऑर्गन, जैसा माइंड डिस्टर्ब हो गया बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो वैसे ही या तो एक आधा ऑर्गन डिस्टर्ब होना या एक आधा ऑर्गन काम बराबर नहीं करना, उसके फंक्शनिंग में डिस्टर्ब होना। ऑफ ए वन और मोर ऑर्गन, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन बॉडी में, या फिर एक ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी। सो दिस कंडीशन कॉज ड्यू टू द इन्फेक्शन, कि ये कंडीशन डिस्टर्ब होना या ऑर्गन काम नहीं करना बराबर, ये 3 कारण से हो सकता है। पहले ही अपन ने इंट्रोडक्शन में देखा है चैप्टर के
कि देर आर 3 कॉजेस ऑफ डिसीजेस, कि उसमें पहला है इन्फेक्शन, कि कोई कीटाणु की लागन होने के कारण, या फिर डिफेक्टिव डाइट, कि अपने खाने में बिगाड़ होने के कारण, कि अपने खान पान में अगर कोई डिस्टर्ब है, अपन ने बैलेंस डाइट नहीं लिया वगैरह, तो उसमें भी हो सकता है। और लास्ट में है हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता। तो ये 3 कंडीशन है जिसके कारण डिसीज़ हो सकते हैं। सो ऑल ह्यूमन डिसीजेस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू कंजीनाइटल डिसीजेस एंड एक्वायर्ड डिसीजेस। तो जितने भी बीमारियां इंडिविजुअल के हैं ये बेसिक 2 कैटेगरी के बन सकते हैं, और ऑल दैट ह्यूमन डिसीजेस कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 ग्रुप्स। एक है कंजीनाइटल यानी कि जन्मजात, के पैदाइशी से आई सो बीमारी, और दूसरी कैटेगरी एक्वायर्ड यानी कि जन्म लेने के बाद अब बच्चे को हुई भी बीमारी। तो पैदाइशी बीमारी जन्म के साथ है तो उसको बोलते हैं कंजीनाइटल, और जन्म लेने के बाद अगर वो बच्चे को बीमारी हुई है तो उसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीज़। ठीक है। सो कंजीनाइटल डिसीज आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, मे बी कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मलिटी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो ये कंजीनाइटल डिसीजेस बच्चे के जन्म के साथ ही रहते हैं। अब ये उसके जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ यानी कि जेनेटिक डिफेक्ट के कारण हो सकते हैं, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब उसके अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है वो बराबर से नहीं हो रहा है तो उसके कारण भी वो बीमारी हो सकती है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है वो ठीक हो जाएगी बच्चे की, लेकिन जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो उसके लाइफ टाइम वैसे ही चलती है। सो दे मे बी परमानेंट एंड वेर पार्शियली इनक्यूरेबल, और दे मे बी परमानेंट एंड वेर प्रैक्टिकली इनक्यूरेबल। तो ये जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, कि पहले ही अपन ने देखा है कि सिकल सेल एनीमिया वगैरह, अपना जो जेनेटिक्स के चैप्टर में अपन ने देखा है कि ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ये परमानेंट होते हैं, एंड वेयर प्रैक्टिकली इनक्यूरेबल, मतलब इसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। सो हाउएवर मॉडर्न रिसर्च हैज़ हेल्प्ड टू क्यूर सम इनबॉर्न डिसीजेस दो थ्रू जीन थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एक्सेट्रा। तो अपने को जेनेटिक्स के अंदर अपने को देखने का है कि आगे जो जीन्स का अपन ने देखा है कि जीन्स का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह ये सब यूज़ करके अपन ने क्या किया है, आगे जेनेटिक्स के चैप्टर में आएगा कि रिसेंट जो आजकल हो रहा है कि पहले ज़माने में जेनेटिक डिसऑर्डर का उपचार नहीं होता था, ट्रीटमेंट नहीं होता था, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि जीन थेरेपी यूज़ करके या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ करके अपन जेनेटिक डिसऑर्डर को भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एडवांस मेथड। ठीक है। तो अभी है एक्वायर्ड डिसीज यानी कि द डिसीज डेवलप्ड आफ्टर बर्थ, के जो जन्म के बाद होने वाली बीमारियाँ हैं। सो एक्वायर्ड डिसीज डेवलप्ड आफ्टर द बर्थ एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू कम्युनिकेबल इन्फेक्शन डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो एक्वायर्ड होने के बाद मतलब पैदा होने के बाद जो बीमारियां होंगे उसको बोलेंगे एक्वायर्ड डिसीजेस। और ये एक्वायर्ड डिसीजेस फिर 2 टाइप के हैं कि एक है कम्युनिकेबल यानी कि एक से दूसरे को फैलना, तो यही कम्युनिकेबल डिसीज़ को दूसरा नाम है इन्फेक्शियस। कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस ये दोनों का मतलब एक इंडिविजुअल से दूसरे को होना। और दूसरे टाइप रहेंगे नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस यानी कि एक से दूसरे को नहीं फैलना। तो ऐसे 2 बीमारी है पैदा होने के बाद होने वाले एक्वायर्ड डिसीजेस कि एक से दूसरे को होने वाली कम्युनिकेबल डिसीज़ और एक से दूसरे को नहीं फैलने वाली नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। So the disease which can transmit from infected person to another healthy person either directly or indirectly are known as communicable or infectious diseases। कि एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलेगी, अब वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली यानी कि टच करने से डायरेक्टली फैल जाएगी, या इनडायरेक्टली यानी कि एक इंडिविजुअल से दूसरा बीच में कोई मीडिएटर रहेगा और दूसरे इंडिविजुअल को फैलेगी उससे। जैसे अपने को एग्जांपल पढ़ना है मलेरिया में ये इनडायरेक्टली फैलती है कि एक जो मलेरिया होने वाला जो पेशेंट है उसको मच्छर काटेगा, फिर ये मच्छर जाके हेल्दी पर्सन को काटेगा तो वो हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो जाता है थ्रू दिस मॉस्किटो। तो ये इनडायरेक्टली हो गया। तो इस तरीके से इन्फेक्शियस डिसीजेस आर ऑफ 2 टाइप, डायरेक्टली भी होगा और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। सो मलेरिया एंड अदर डिसीजेस विच कैन बी स्टडीड इन दिस चैप्टर आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। तो ये कम्युनिकेबल जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, तो इनडायरेक्टली में ये मलेरिया आपको एग्जांपल दिया है बुक में, आगे अपन पढ़ेंगे। सो द डिसीजेस दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी वन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस।
तो जो डिसीजेस ऐसे हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलते हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, कैसे भी नहीं फैलते हैं, तो ऐसे डिसीजेस को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। इसमें एग्जांपल है कैंसर एंड डिफिशियंसी डिसीजेस आर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप, कि कैंसर जो है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को नहीं फैलता है, और डिफिशियंसी कि कोई चीज़ की कमी होने के जैसे कि कोई कैल्शियम की कमी होने से किसी को कुछ बीमारी हो गई, बोन्स वीक हो गए, तो वो एक से दूसरे को नहीं फैलेगी। तो ये नॉन कम्युनिकेबल के एग्जांपल है। सो कम्युनिकेबल डिसीजेस आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, हेलमेंथिस, वर्म्स एक्सेट्रा। तो ये जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है, कम्युनिकेबल डिसीजेस मीन्स एक से दूसरे को होने वाले बीमारी। तो ये एक से दूसरे को होने वाले बीमारी जो है ये जनरली होते हैं पैथोजेन से। पैथोजेंस यानी कि बीमारी फैलाने वाला कीटाणु। तो ये कीटाणु से बीमारियां होते हैं। कौन से? कम्युनिकेबल डिसीजेस। याद रखो, कम्युनिकेबल डिसीजेस आर जनरली कॉज्ड बाय पैथोजन। अब ये पैथोजन कौन सा हो सकता है? ये वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है, हेलमेंथिस, हेलमेंथिस यानी कि छोटे वॉर्म होते हैं, एनिमल किंगडम में अपन ने पढ़ा है प्लेटी हेलमेंथिस। सो वर्म्स एक्सेट्रा। सो ऑल दिस डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज पैथोजन। तो ये सारे, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगी हो, जो भी बीमारी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पैथोजन। तो ये हो गया जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये पैथोजन है जो डिसीज़ करते हैं। अब ये जो पैथोजन है ये जैसे इनडायरेक्टली जो है, डायरेक्टली तो कम्युनिकेबल टच से वगैरह से एक से दूसरे को चले जाएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली में जाने के लिए इनके बीच में कोई एक वाहक होता है, कोई ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है, और ये जो ट्रांसपोर्ट करता है एक डिसीज़ ऑर्गेनिज्म से दूसरे को, उसको बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर मतलब डिसीज़ वाले ऑर्गेनिज्म जिसको डिसीज़ हो गया है उसके पास से पैथोजन जो डिसीज़ करता है ऐसे कीटाणुओं को दूसरे हेल्दी पर्सन तक पहुंचाना, उसको बोलते हैं वेक्टर। जैसे कि स्कूल जाने वाले बच्चों को ऑटो वाले घर से स्कूल तक पहुंचाते हैं, तो ये स्कूल तक पहुंचेंगे तो ऑटो इधर अपन उसको वेक्टर बोलेंगे, वाहक। सो मेनी पैथोजन यूज अदर ऑर्गेनिज्म द वेक्टर टू रीच अस। मतलब कई सारे पैथोजन ऐसे हैं जो कि क्या बोलेंगे उसको, एक हेल्दी इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को पहुंच के दूसरे इंडिविजुअल को पहुंच के वो भी उसको भी बीमारी करेंगे। तो ऐसे जो उन्होंने मीन्स यूज़ करेंगे जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल्स को पहुंचने तक, उसको बोलेंगे वेक्टर। सो दीज वेक्टर्स आर एक्चुअली पैरासाइट विच आर रेगुलरली कम अक्रॉस। अभी ये जो वेक्टर होते हैं ये जनरली अपने पास क्यों आते हैं? कि वो अपने से खाना लेते हैं। सो दैट्स वाई उनको बोलते हैं पैरासाइट। अब ये पैरासाइट की क्या है? पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। कि ये पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे इंडिविजुअल के बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहते हैं और वो इंडिविजुअल से अपना न्यूट्रिशन यानी कि अपना खाना लेते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल को बोलेंगे पैरासाइट। जैसे कि मच्छर अपने बॉडी पे बैठता है और अपना खून चूसता है, तो वो अपना क्या हो गया? पैरासाइट, है ना। सो पैरासाइट आर टू कैटेगरी, दैट इज एक्टोपैरासाइट, बोले तो बाहर से। पैरासाइट के दो प्रकार है, एक एक्टो और एक एंडो। एक्टो यानी कि बाहर से, बॉडी के बाहर से वो अपना फूड लेगा। तो जैसे मच्छर अपने ऊपर अपने बॉडी के बाहर बैठकर अपने से खाना लेता है, अपना खून चूसता है, तो उसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। तो एग्जांपल है मॉस्किटो या फिर बेडबग। बेडबग यानी कि खटमल, जो बिस्तर में अपने खटमल रहता है वो बाहर से अपने को काटता है और अपना खून लेता है, तो ये हो गए एक्टोपैरासाइट। दूसरे हैं एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट ये है प्लाज्मोडियम। एंडो मतलब बॉडी के अंदर जाकर, तो ये बॉडी के अंदर जाता है और अंदर से अपने बॉडी में से वो उसका खाना लेता है, तो इसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। तो एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम के वजह से ही अपने को मलेरिया होता है। ये इन डिटेल ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल वगैरह ये पूरा अपने को नेक्स्ट मलेरिया डिसीज़ में पढ़ना है। तो यहाँ शॉर्ट में ये समझो कि पैरासाइट का जो एंडो वाला मतलब बॉडी के अंदर जाके अटैक करने वाला एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम है इज़ एन प्रोटोजोअन, एक प्रोटोजोआ है जो कि एंडोपैरासाइट है ऑफ द मॉस्किटो। मतलब ये मॉस्किटो के अंदर बॉडी में जाएगा एंड ह्यूमन बींग्स, ये दोनों के बॉडी के अंदर। कि मतलब प्लाज्मोडियम जो है ये मच्छर के अंदर भी जाएगा और ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जाएगा। मतलब ये दोनों का पैरासाइट है, ह्यूमन बींग के बॉडी के अंदर भी जाके उसका अन्न लेगा और अपने
मच्छर के अंदर भी जाके लगा। तो इट इज़ एन एंडोपैरासाइट ऑफ बोथ मॉस्किटो एंड ह्यूमन बींग, दोनों का है। लेकिन मॉस्किटो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को ये प्लाज्मोडियम पहुंचाता है, तो इसके लिए उसको बोलते हैं, मच्छर को बोलते हैं वेक्टर। याद रखो, मॉस्किटो इज एन वेक्टर और जो प्लाज्मोडियम है वो पैरासाइट, असल डिसीज़ करने वाला पैरासाइट, कि जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको अपन पैरासाइट बोलते हैं। तो मलेरिया के अंदर पैरासाइट जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको अपन क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज पैथोजन, कि जो बीमारी करता है उसको अपन पैथोजन बोलते हैं। तो मलेरिया के अंदर पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम। लेकिन ये प्लाज्मोडियम को पहुंचाने वाला कौन है? मॉस्किटो। दैट्स व्हाई मॉस्किटो विल बी कॉल्ड एज वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैथोजन और ये फिर पैथोजन को पहुंचाने वाले वेक्टर ये डिफरेंट डिसीजेस करेंगे। वो भी कौन से वाले? जो इन्फेक्शियस है, मतलब एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल। जो नॉन इन्फेक्शियस है उसमें ये पैथोजन और ये वेक्टर का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये सारे डिसीज़ अपन एक एक आपको दिए हुए 8-10 डिसीजेस, ये सारे डिसीज़ को अपने को एक एक डिसीज़ देखना है और इन डिटेल उनके सिम्टम्स, उनके ट्रीटमेंट, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये सारा कुछ अपने को डिटेल में देखना है। तो ये एक एक डिसीज़ अपन बाद में लेकर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक एक डिसीज़ देखेंगे।